केस स्टडी होंगसी वैली। होंगस्की वैली। अब हम होंगस्की वैली या होंगस्की घाटी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी होंगस्की घाटी जो है उसकी केस स्टडी जब आर्कोलॉजिस्ट ने करी तो उसमें क्या क्या फाउंड हुआ, क्या क्या उनको मिला, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो उसके होंगस्की वैली के बारे में हमें बता रखा है, होंगस्की घाटी के बारे में हमें बता रखा है। आर्कोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स इन द होंगस्की वैली सिचुएटेड इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। आर्कोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड, पुरातत्वविदों ने या हिस्टोरियंस इतिहासकारों ने डिस्कवर खोज करी, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स कई ज़्यादा मात्रा में पत्थर के औजारों की इन द होंगस्की वैली, होंगस्की घाटी में। इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने होंगस्की घाटी में कई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्थर के औजारों की खोज करी। सिचुएटेड, होंगस्की घाटी कहाँ है? जो कि गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में होंगस्की घाटी स्थित है। कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में जो होंगस्की घाटी स्थित है उसमें आर्कोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविदों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्थर के औजारों की खोज करी। यानी जब उन्होंने आर्कोलॉजिस्ट ने जब होंगस्की वैली की खुदाई करी होगी या फिर उसकी रिसर्च करी होगी तो उसमें, उस रिसर्च में उनको मतलब आर्कोलॉजिस्ट को बहुत सारे क्या मिले? स्टोन टूल्स मिले, पत्थर के औजार मिले, बहुत ज़्यादा पत्थर के औजार मिले। दिस दक्कन, जो कि अभी कहाँ है? कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में है। क्या? होंगस्की वैली, होंगस्की घाटी कहाँ है? तो कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में स्थित है। दिस दक्कन प्लेटू साइट हैज एविडेंस ऑफ ए बिग ह्यूमन सेटलमेंट वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल लिव्ड। दिस दक्कन प्लेटू, यह दक्कन पठार, यह दक्कन के पठार स्थल हैज एविडेंस, एविडेंस का पहले भी आ गया है बिल्कुल, प्रूफ, प्रमाण। यह दक्कन के पठार स्थल के बहुत सारे प्रमाण है। और बिग ह्यूमन सेटलमेंट, एक बड़े मानव स्थायी जीवन के, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपुल लिव्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते थे। यानी इसमें उनको एक बड़ी स्थायी बस्तियाँ मिली है। दक्कन के पठार स्थलों पर आर्कोलॉजिस्ट को ह्यूमन सेटलमेंट, बड़ी मानव की स्थायी बस्तियां मिली है, मानव की बस्तियां मिली है, जगह मिली है जहाँ पर मतलब अर्ली पीपुल रहते थे। तो उनको ऐसी कई बस्तियां मिली है। तो इससे ये पता लगता है कि वहाँ पर क्या बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे पीपुल रहते थे। स्मॉलर साइट्स वर प्रोबेबली कैंपिंग एरियाज यूज्ड फॉर हंटिंग एंड फिशिंग। स्मॉलर साइट्स, और जो छोटी जगह है, छोटे स्थल है, वर प्रोबेबली, वो संभवतः कैंपिंग एरियाज थे जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता था? हंटिंग एंड फिशिंग, शिकार और मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता था। मतलब बड़ी जगहों पर, बड़ी बस्तियों पर तो ह्यूमन रहते थे, अर्ली पीपुल रहते थे, और जो छोटे साइट्स होती थी, छोटी जगह जो होती थी, वहाँ पर वो क्या करते थे? शिकार करने और मछली पकड़ने के केंद्र उनको बना रखा था। होंगस्की इज बिलीव्ड to be a factory site where stone tools were manufactured in large quantities. होंगस्की is believed, मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट है वो ऐसा बिलीव्ड, ऐसा मानते हैं कि होंगस्की इज टू बी ए फैक्ट्री साइट। होंगस्की जो है वो एक फैक्ट्री जगह है, कारखाने वाली जगह है, फैक्ट्री वाली जगह है। वेयर, जहाँ पर स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार, वर मैन्युफैक्चर्ड, बनाए जाते थे, इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत ज़्यादा मात्रा में। आर्कोलॉजिस्ट जो है वो ऐसा मानते हैं कि होंगस्की में क्या है? एक फैक्ट्री साइट है, एक कारखाना था जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्थर के औजार बनाए जाते थे। रिसेंट एग्जीबिशंस इन इसमपुर क्वारी हैज यील्ड मोर देन 50,000 स्टोन टूल्स। रिसेंट एग्जीबिशन, एग्जीबिशन वही खुदाई, हाल ही, मतलब अभी अभी जो खुदाई करी है इन इसमपुर क्वारी, क्वारी मतलब वही होता है खदान, खदान जो होती है उसमें। तो इसमपुर खदान में जो अभी अभी खुदाई करी गई है उसमें 15,000 ज़्यादा से भी पत्थर के औजार मिले हैं।
इसमपुर खदान की जो अभी अभी खुदाई की गई है उसमें 15,000 से भी ज़्यादा पत्थर के औजार मिले हैं। द टूल्स फाउंड हियर इंक्लूडेड, अब मतलब उस खुदाई के दौरान जो टूल्स मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं, पत्थर के जो औजार मिले हैं, उनमें से क्या क्या है, तो द टूल्स फाउंड हियर, यहाँ जो पत्थर के औजार मिले हैं उनमें है चॉपर्स, स्प्रूट्स, पाउंडिंग टूल्स मतलब बहुत तेज धार वाला, चॉपर्स मतलब चाकू जैसे वाले, मतलब आगे से नुकीले, स्प्रूट्स पाउंडिंग टूल्स यानी तेज उपकरण, तेज धार वाले, हैंड एक्सेस हाथ की कुल्हाड़ियाँ, क्लीवर, स्क्रैपर्स वही खुरचने के लिए काम में आता था, ब्लेड्स वही तीखे, एंड फ्लेक्स ये सारे उपकरण, चॉपर्स, स्प्रियर्स, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, स्क्रैपर, ब्लेड्स एंड फ्लेक एंड। अब ब्लेड या अभी जो ब्लेड है वो ब्लेड नहीं, मतलब कुल मिला के नुकीली चीजें, तीखी चीजें, तो ये सारी चीजें, ये सारे टूल्स, पत्थर के टूल्स, स्टोन के टूल्स हमें वहां पर मिले हैं अभी जो खुदाई हुई है इसमपुर क्वारी में, इसमपुर खदान में जो खुदाई हुई है। दीज वर मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर, चूने के जो पत्थर आते हैं, तो ये सारे किसके, दीज वर मेड ऑफ, ये किसके, ये जो सारे के सारे टूल्स है वो किसके बने हुए थे, ग्रेनाइट और लाइमस्टोन, ग्रेनाइट या फिर चूना पत्थर के बने हुए थे। A very common tool found in this region is the end scraper, a small rounded tool used to scrape hides. A very common tool, एक बहुत सामान्य औजार फाउंड मिला है इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में, इज द एंड स्क्रैपर, इस क्षेत्र में एक सामान्य औजार मिला है, स्क्रैपर मिला है, जो कि क्या है, ए स्मॉल, एक छोटा, राउंडेड टूल, एक छोटा और गोल उपकरण है, यूज्ड टू, जिसका उपयोग स्क्रैप हाइड्स, जिसका उपयोग छुपाने के लिए किया जाता था। इट इज यूजुअली हैड ए बोन हैंडल, और इसमें अक्सर कैसा हैंडल होता था, मतलब हैंडल मतलब होता है उसको पकड़ने के लिए, तो इसमें हड्डियों का हैंडल होता था। स्क्रैपर में किसका हैंडल होता था, हड्डियों का हैंडल जो होता है हाथ से पकड़ने के लिए, उसको मतलब बोन का लगाते थे, हड्डियों का हैंडल लगाते थे उसमें। The availability of perennial water sources in form of springs, the availability of limestone and granite for tool making, the protected landscape of the valley and the presence of a wide variety of plant and animals foods ensured continuous occupations of this valley from the earliest time. अब हमें इस earliest time के बारे में हमें कैसे पता चला कि इस वैली में मतलब उनके ऑक्यूपेशन वगैरह क्या थे, तो किस चीज से पता चला कि द अवेलेबिलिटी ऑफ पेरेनियल वाटर, पेरेनियल वाटर होता है मतलब 12 पानी, मतलब ऐसी नदियां जो 12 महीने पूरे ईयर बहती रहती है, उसमें पानी खत्म नहीं होता है, 12 महीने पूरे ईयर उसमें पानी ही रहता है। तो फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स के जो 12 वाटर की उपलब्धता रहती थी, पानी की उपलब्धता रहती थी उसमें, उसके कारण द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइमस्टोन एंड ग्रेनाइट फॉर टूल मेकिंग, औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए चूना पत्थर और ग्रेनाइट की उपलब्धता। द प्रोटेक्टेड लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब होता है परिदृश्य, ऑफ द वैली, घाटी का जो परिदृश्य है, घाटी का जो भूभाग है उसको संरक्षित करने के लिए, और द प्रेजेंस ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फूड्स, पौधे और जानवरों के भोजन की अलग अलग ज्यादा मात्रा में उपस्थिति इंश्योर्ड, सुनिश्चित करती है कि कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशंस ऑफ दिस वैली फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, निरंतर व्यवसाय को, इस घाटी के निरंतर मतलब अर्लीस्ट टाइम, पुराने समय के इस घाटी के निरंतर व्यवसाय को ये चीजें सुनिश्चित करती है कि उसमें 12 मासी मतलब पानी रहता था, औजार बनाने की लाइमस्टोन ग्रेनाइट की उपलब्धता ज्यादा थी, उसका वैली का जो लैंडस्केप है, घाटी का जो परिदृश्य उसको संरक्षित करता था, और जानवरों और पौधों को अलग अलग विभिन्न मात्राओं में उसकी उपस्थिति रहती थी। द स्टोन टूल्स फाउंड इन द हुम्स्की वैली हैव बीन डेट टू एज अर्ली एज 1 मिलियन ईयर्स अगो। स्टोन टूल्स फाउंड, पत्थर के औजार पाए गए इन दिस हुम्स्की वैली, हुम्स्की घाटी में जो पत्थर के औजार पाए गए हैं वो लगभग 1 मिलियन सालों पहले के हैं, 1 मिलियन सालों पहले के पत्थर के औजार
होंग्स की घाटी में पाए गए हैं। The Stone Age saw sustained and brave efforts by early humans to understand their environment and adapt to it. Stone Age saw, पाषाण युग ने, पत्थर के युग ने देखा, अब पत्थर के युग नहीं देखेगा, मतलब उस समय जो स्टोन एज में जो पीपल थे उन्होंने देखा, सस्टेंड यानी कंटिन्यू, लगातार, एंड ब्रेव बहादुर, इफोर्ट्स कोशिश, बाय अर्ली मैन, किसके द्वारा, अर्ली मैन के द्वारा, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, देयर इन्वायरमेंट पर्यावरण को, एंड एडेप्ट टू इट और उसको अनुकूल बनाने, यानी अर्ली ह्यूमन के द्वारा पर्यावरण को समझने और उसके अनुकूल बनाने के लिए जो कोशिश की गई है, जो कंटिन्यू निरंतर और जो बहादुर कोशिश की गई है, वो कौन से एज में की गई है, स्टोन एज में ही की गई है। अर्ली ह्यूमन ने जो जब इन्वायरमेंट को अच्छे से समझा, पर्यावरण को अच्छे से समझा, उसके अनुकूल वो ढलने लगे, तो ये सारी जो कंटिन्यू और जो ब्रेव कोशिश की गई है कौन से एज में की गई है, स्टोन एज में ही की गई है। दे मेड इफोर्ट्स टू यूटिलाइज द बाउंटीज ऑफ नेचर एंड टू मिनिमाइज थ्रेट्स फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स लाइक द इंटेंस कोल्ड, द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्रेडेटर्स एंड नेचुरल क्लैमिटीज। दे मेड इफोर्ट्स टू यूटिलाइज द बाउंड्रीज ऑफ नेचर, उन्होंने प्रकृति का जो उपहार है, प्रकृति का जो उपहार है उसके उपयोग को समझने की कोशिश करी। उन्होंने जो अलग अलग एलिमेंट्स है, तत्व है, उसको मिनिमाइज किया, मतलब कम किया। कैसे, जैसे इंटेंस कोल्ड, ठंड से बचने के लिए, द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से बचने के लिए, एंड प्रेडिटेटर्स मतलब होता है हंटर्स, शिकारियों से, एंड नेचुरल क्लेमिटीज और प्राकृतिक आपदाओं से कम करने की उन्होंने कोशिश करी। प्रकृति के जो ये ऐसे साधन उपलब्ध है, ठंड प्रकृति की है, जंगली जानवर है, शिकारी है, प्राकृतिक आपदाएं जो है वो सब प्रकृति की है। तो जब वो प्रकृति की इन सारी चीजों को उन्होंने क्या कम करने की बहुत सारी कोशिश करी। लाइफ वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, जीवन जो था वो काफी कठिन था। फॉर द अर्ली मैन का, हु स्ट्रगल, जिसने कोशिश करी, टू ऑब्टेन फूड एंड वाटर, जिन्होंने भोजन और पानी को ऑब्टेन करने की, प्राप्त करने की कोशिश करी। मतलब शुरुआत के लोगों ने जब पानी और भोजन को प्राप्त करने की कोशिश करी, स्ट्रगल करी, संघर्ष किया, तो उस समय का जीवन क्या था, काफी कठिन था। हाउएवर ऑल दिस बिगेन टू चेंज इन द न्यूलिथिक एरा, हालांकि ये सारा बदलाव शुरू हुआ कब, न्यूलिथिक एरा में, न्यूलिथिक नवपाषाण युग में ये सारा चेंजेस शुरू हो गया। कब, जब ह्यूमंस लर्न टू ग्रो देयर ओन फूड एंड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, जब मानव ने खुद का भोजन उगाना और जानवरों को पालना सीख लिया था। जब न्यूलिथिक एज में मानव ने अपना खुद का भोजन कैसे बनाया जाए और जानवरों को कैसे पाला जाए, ये सारी चीजें जब ह्यूमन ने सीख ली थी, तब उनकी लाइफ में पूरा चेंज आ गया था। द न्यूलिथिक एज, नवपाषाण युग। द न्यू स्टोन एज और द न्यूलिथिक एज वाज द लास्ट फेज ऑफ द स्टोन एज। जो स्टोन एज है, पत्थरों का जो युग है, वो न्यू स्टोन एज या न्यूलिथिक एज, नवपाषाण युग, वो लास्ट फेज है, अंतिम चरण है। वो स्टोन एज का, पत्थर का जो युग है, उसमें न्यू स्टोन एज जो है वो लास्ट स्टेप है, अंतिम चरण है, क्योंकि उसके बाद पत्थर का यूज नहीं हुआ था, पत्थर के टूल्स का यूज नहीं हुआ था। तो न्यू स्टोन एज लास्ट एज थे। दिस पीरियड विटनेस्ड सेवरल विजुअल डेवलपमेंट्स दैट लेड टू ए ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। दिस पीरियड, इस समय ने, विटनेस मतलब वही साक्षी बनना, सेवरल विजुअल डेवलपमेंट, विजुअल मतलब इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, विकास किए, जो कि लेड टू ए ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, जो कि अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में, जीवन में बहुत ज्यादा मात्राओं में चेंज कर दिया। इस समय ने अर्ली मैन की लाइफ को पूरी तरह से बहुत ज्यादा मात्रा में चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा उसको चेंजेस की ओर ले गए। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस बिगेन टू ग्रो देयर ओन फूड। ह्यूमन क्या करने लग गए, अपना खुद का फूड क्रॉप्स, अपने खुद के लिए फूड को क्रॉप्स करने लगे, मतलब खाना, फसल उगाने लग गए थे। गेव अप देयर नोमेडिक लाइफस्टाइल टू लिव इन परमानेंट सेटलमेंट्स,
और उन्होंने गेव अप मतलब होता है त्यागना, उन्होंने त्याग दी थी देयर नोमेडिक लाइफस्टाइल। नोमेडिक मैंने पहले भी बताया था कि इधर उधर घूमना, मूव करना, ट्रैवल करना, यानी पहले क्या करते थे, वो इधर उधर मूव करते रहते, एक ही जगह पर परमानेंट नहीं रहते थे। तो उन्होंने अपने जो घुमंतु लाइफस्टाइल थी, घुमंतु जीवन शैली थी, उसको उन्होंने त्याग दिया, मतलब खत्म कर दिया। टू लिव इन परमानेंट सेटलमेंट्स, और कैसे रहने लग गए, परमानेंट यानी स्थायी जगह पर बस्तियां बनाकर वो रहने लग गए थे। एक ही जगह पर न रहकर वो स्थायी मतलब अलग अलग जगह पर न घूमकर वो एक ही जगह पर बस्तियां बनाकर रहने लग गए थे, खुद का खाना बनाने लग गए थे। दे बिगेन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स सच एज कैटल, हॉर्सेस, गॉट्स एंड शिप, और साथ ही साथ उन्होंने जानवरों को पालना, जैसे कि जानवर कौन से, मवेशियों, घोड़ों, बकरियों और भेड़ों का पालना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। दे नाउ हैड ए रेगुलर सप्लाई ऑफ मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, अब उनके पास रेगुलर दैनिक आपूर्ति हो गई थी, किसकी, मांस की, दूध की और दूध से बने अन्य उत्पादकों की उनके पास आपूर्ति हो गई थी, क्योंकि अब वो जानवर को पालने लग गए थे, तो उनसे उनको मिल्क वगैरह, मीट वगैरह मिल जाता था, तो इसको उनको रेगुलर मिल जाता था, रेगुलर सप्लाई उनकी होने लग गई थी। द व्हील वॉज अनदर क्रूशियल इन्वेंशन ऑफ दिस पीरियड, ये क्रूशियल्स मतलब भी इम्पोर्टेंट, यानी जो पहियों का आविष्कार है वो भी एक दूसरा इम्पोर्टेंट आविष्कार है इस समय का, न्यूलिथिक एज का पहिए का आविष्कार भी एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। एडवांस टूल्स सच एज ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स वर यूज्ड, और इसमें ब्लेड्स और ब्यूरिन्स का भी उपयोग किया जाने लगा, जैसे औजारों का उपयोग किया जाने लगा था। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फार रीचिंग चेंजेस, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गए थे, जो कि दिस पीरियड ऑफ प्रीहिस्टोरी इज कॉल्ड द न्यूलिथिक रिवोल्यूशन। अब इस न्यूलिथिक एज में लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया था, बहुत ज्यादा बदलाव आ गए थे, इसलिए इसको क्या कहा जाने लगा, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन, न्यूलिथिक क्रांति कही जाने लगी। पहले जब अपन ने पढ़ा था तो न्यूलिथिक रिवोल्यूशन आया था और उसमें ये लिखा हुआ था कि न्यूलिथिक रिवोल्यूशन के बारे में हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो अब जो हमारा आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा वो न्यूलिथिक रिवोल्यूशन ही होगा, न्यूलिथिक क्रांति ही होगा। तो इतना सारा न्यूलिथिक एज में इतना सारा चेंजेस हो गया, इसलिए इसको क्या कहा जाने लगा, न्यूलिथिक क्रांति ही कहा जाने लगा। इस एज को, न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक रिवोल्यूशन क्रांति ही कहा जाने लगा। डिफिकल्ट वर्ड्स आर सस्टेन यानी कंटिन्यूअस, लगातार, यूटिलाइज मेक यूज ऑफ उपयोग करना, प्रेडेटर्स हंटर्स यानी शिकारी, विटल इम्पोर्टेंट और सर्क्यूल इम्पोर्टेंट। ये इस पैराग्राफ के डिफिकल्ट वर्ड्स है।